नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत से पूछे जाने वाले उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर संस्कृत के कुछ सूत्र देख सकते हैं, जैसे लिखा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए अ क ह कंठ, यानी जो अ है, क यानी जो आपका क वर्ग है, और ह है, और विसर्ग है, इनका उच्चारण स्थान कंठ हो सकता है। तो इसको दोहराइए, अकह कंठ, अकह कंठ। तो अ भी, क वर्ग भी, ह भी, विसर्ग भी, इनका उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ। अब ईचु यशा नाम तालु, संस्कृत का ये सूत्र है। अगर आपको याद करना मुश्किल लग रहा है तो आप करिए इच यश तालु, इच यश तालु। ई च यानी जो आपका च वर्ग है, और जो य है, और जो श है, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋटुर षाणाम मूर्धा, ये सूत्र है, ये याद करना मुश्किल लग रहा है तो आप रखिए ऋट रश मूर्धा, ऋट रश मूर्धा यानी री, ट वर्ग, और र, और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। अगला है लृतुलसानाम दंतः, इसको शॉर्ट में लृतलस, लृतलस। तो लृतलस यानी जो लृ स्वर अगर आपसे पूछे, त यानी त वर्ग पूछ ले, ल पूछ ले, या स पूछ ले, इनका उच्चारण स्थान दंत है। फिर आपको लिखा है उपपदमानिया नाम। अब उपपदमानिया नाम में एक तो उ याद रखना है, फिर प वर्ग याद रखना है, प फ ब भ म, ये ओष्ठ है। इसके अलावा उपधमानीय प और फ, इसके आगे ऐसा चिन्ह बना होता है, इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग, और ये वेदों में प्रयोग होता है। और इन वर्णों को उपधमानीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपधमानीय। तो प फ से याद रखना है कि अगर प फ के आगे अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह बना हो तो वो भी ओष्ठ उच्चारण स्थान कहलाएगा। यमंग गणना नाम नासिका, यानी जो वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या कहेंगे? नासिका। और अनुस्वार, ये कंगन, तो ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान भी नासिका, इसका उच्चारण स्थान भी नासिका। फिर जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल उच्चारण स्थान है किसका? जिह्वा मूल्य वर्णों का। अब जिह्वा मूल्य कौन से हैं? तो ये क और ये ख, ऐसा चिन्ह बना होता है क और ख के आगे, तो इनको हम जिह्वा मूल्य वर्ण कहते हैं, और इनका प्रयोग भी वेदों में होता है। इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। ए दयितोः कंठ तालु, ए कैसे बना होता है? अ और ई को जोड़ देते हैं तो ए बनता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु। देखो भाई, ए कैसे बना? अ और ई से, अ का कंठ, ई का तालु, तो इसे याद रखना है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ऐसे ही आई भी, जब आप अ में ए मिला देते हैं तो आई बन जाता है, तो इसका भी कंठ तालु, तो ए आई कंठ तालु। ओ और औ, ओ कैसे बनता है? अ प्लस उ से, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ। ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। और वकारस्य दंत्योष्ठम, व का दंत और ओष्ठ, तो ये उच्चारण स्थान आपसे, अब ये जितनी वर्णमाला है वो सभी आपको याद हो जाएगी। मेरे साथ दोहराइए, अकह कंठ, इच यश तालु, ऋटरश मूर्धा, लृतलस दंत, उपपद ओष्ठ, नासिका, अनुस्वारस्य, यमंग गणना नाम नासिका यानी पंचम वर्ण नासिका, ये तो याद रहेंगे। जिह्वा मूल्य क ख के आगे अर्ध विसर्ग, जिह्वा मूल। ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ, और लास्ट में हमारे पास वकार, व वर्ण का दंती ओष्ठ। उच्चारण स्थान खत्म। अब आते हैं प्रयत्न। आपसे पूछेगा संस्कृत में प्रयत्न कितने हैं? द्विधा, द्विधा, दो, द्विधा है ना, दो प्रयत्न है। कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं ये सवाल बनेगा तो 5। बाह्य प्रयत्न कितने हैं ये सवाल बनेगा तो 11। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? आप कहेंगे स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना। फिर ईशत स्पृष्ट, ईशत मतलब थोड़ा, स्पृष्ट यानी स्पर्श करना, थोड़ा स्पर्श करना, तो स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट।
फिर ईशत विवृत, ईशत मतलब थोड़ा, विवृत मतलब खुला, जिनके उच्चारण में थोड़ा मुख खुला रहे। फिर विवृत, विवृत मतलब पूरा खुलना, है ना। फिर समवृत यानी बंद। तो ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और समवृत। तो आपको क्या क्या याद रखना है? स्पृष्ट, तो उससे आप स्पृष्ट और ईशत स्पृष्ट दोनों याद रख पाएंगे। विवृत, विवृत से आप ईशत विवृत और विवृत, और लास्ट में समवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11, इन तीनों को एक साथ याद रखना है। विवार, श्वास, अघोष, इन तीनों को एक साथ याद रखना है। संवार, नाद, घोष, फिर अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो एक तो आपसे ये सवाल ही कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो भाई जो है उनको एक बार नजर मार लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार लिखोगे, एक बार अपने मुंह से बोल के उच्चारण करोगे तो याद हो जाएगा। फिर आभ्यंतर प्रयत्न, जैसे बोलेगा य का आभ्यंतर प्रयत्न बताओ, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न बताओ। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न 5 है उसमें याद रखना है कि अगर क से लेकर म तक के वर्ण, 25 वर्ण आते हैं ना इसमें, तो क से लेकर म, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान पूछे तो क्या कहेंगे? इनका उच्चारण स्थान मतलब इसका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। क से म तक के वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट थोड़ा स्पर्श करना। तो य व र ल, जिसको आप अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, या इसको हम यण प्रत्याहार कहते हैं। तो आपसे पूछे यण प्रत्याहार का अभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट, आपसे बोले अंतस्थ का अभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट, आपसे पूछे य व र ल का अभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट, थोड़ा स्पर्श करना। ईशत विवृत थोड़ा खुला हुआ। तो जो ऊष्म वर्ण है श श स ह, इनके उच्चारण में मुख थोड़ा खुला रहता है, श श स ह, खुला है ना, इसी को ईशत विवृत, थोड़ा खुला रहना। तो आपसे बोले ऊष्म वर्ण, आपको बोले श श श ह, या संस्कृत में इसको शल प्रत्याहार कहते हैं, तो आप इसको ईशत विवृत आभ्यंतर प्रयत्न बताएंगे। विवृत मतलब खुला हुआ। तो आपके जो सभी स्वर हैं उनके उच्चारण का अभ्यंतर प्रयत्न पूछेगा तो विवृत, विवृत मतलब खुला हुआ। तो सभी स्वरों का, या स्वरों को संस्कृत में अच भी कह देते हैं, तो अच का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए, या सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए, विवृत। समवृत मतलब बंद, ढका हुआ। तो केवल ह्रस्व अ, इसका हम अभ्यंतर प्रयत्न समवृत्त बताते हैं। अब आते हैं हम बाह्य प्रयत्न पर। बाह्य प्रयत्न कुल 11 है। मैंने आपसे कहा था टेबल बना लो जिसमें इन तीनों को एक साथ रखना है। विवार, श्वास, अघोष, ये किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है? वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, जैसे क ख वर्ग के पहले दूसरे, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये सब वर्ग के पहले दूसरे हैं, और इनके साथ तीनों श। तो वर्ग का पहला, ये याद रखो, वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श। इसको संस्कृत में खर प्रत्याहार कह देते हैं। तो आपको प्रत्याहार से याद हो तो प्रत्याहार से, नहीं तो नंबर से, कि वर्ग का अगर पहला या दूसरा वर्ण है या तीनों श है, उसका बाह्य प्रयत्न बोलता है तो हम उसको विवार, श्वास, अघोष मानते हैं। और संवार, नाद, घोष, अब इसमें जो छूट गया है वो इसमें आ जाएगा। क्या क्या छूटा? पहला दूसरा इसमें आ गया तो तीसरा चौथा पांचवा। संवार, नाद, घोष में तीसरा चौथा पांचवा, और ह और ऊष्म वर्णों में से ह छूट गया, यहां रख लिया, और अंतस्थ में य व र ल। तो जो कुछ इसमें बच गया था वो सब इसमें आ गया। ठीक है, तो आपने ये याद करा एक साथ। फिर अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी क ग अंग, च झ य, यानी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे। ये 135 नंबर याद रखो। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य व र ल यानी अंतस्थ व्यंजन, इनका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण। और महाप्राण वर्ग का दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा इधर रख दिया तो दूसरा वर्ग का और चौथा छूट गया। तो दूसरा, चौथा और ये जो श श स ह, जैसे दूसरा चौथा मतलब क ख दूसरा है, ग घ चौथा है, तो ऐसे सारे वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, और ये आपके श श स ह, इनका आपके बाह्य प्रयत्न आप महाप्राण कहेंगे। आपसे सवाल पूछेगा ऊष्म वर्णों का बाह्य प्रयत्न बताइए, तो आप महाप्राण। आपसे पूछेगा अंतस्थ वर्णों का बाह्य प्रयत्न बताइए, अल्प प्राण। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न किसका है? तो जो सभी स्वर हैं
इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह क्या हो जाएगा, आपके सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कुछ सवाल कैसे 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 सवाल इसमें आते हैं, आपसे बोलेगा चलो कि बताओ ज का उच्चारण स्थान से सवाल, तो आपने याद कर रखा है इच यश तालु, इच यश यानी च वर्ग, च छ ज, तो पूरे च वर्ग में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान आप बता देंगे तालु। आपसे बोलेगा कि जो ये है इसका उच्चारण स्थान, तो रिट रश मूर्धा, तो रिट रश मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान आप कहेंगे मूर्धा। आपसे पूछेगा कि ये अंगा का उच्चारण स्थान, तो हमने कहा पंचम वर्ण है तो नासिका, तो ऐसे किसी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ सकता है। ठीक है, आपसे बोलेगा विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या बताएंगे, अकह कंठ, यानी अ क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ। अब आभ्यंतर प्रयत्न से सवाल पूछेगा कि बताइए कि जो यण है इसका अभ्यंतर, यण या आपसे पूछ ले अंतस्थ या आपसे पूछ ले य व र ल, बात एक ही है ना, इसी यण में ही य व र ल आते हैं, इसी को अंतस्थ कहते हैं। इसका अभ्यंतर प्रयत्न बताइए, तो मैं देखूंगी य व र ल मतलब थोड़ा स्पर्श करना, है ना, थोड़ा स्पर्श करना, यानी ईशत मतलब थोड़ा और स्पर्श करना मतलब स्पृष्ट। फिर मुझसे पूछा कि बताओ प का अभ्यंतर प्रयत्न, मैं देखूंगी प कहाँ आता है, क्या क से लेकर म तक के बीच में आएगा, आप कहेंगे हाँ, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इसमें आ गया अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, क से लेकर म तक का आपके अभ्यंतर प्रयत्न। तो याद रखना है क से म तक का पूछ ले, इसको हम का दयो म अवसान, क से शुरू होकर म अवसान यानी म खत्म होने तक स्पृष्ट, इनमें उच्चारण में स्पर्श होता है। फिर आपसे पूछे ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए, या बोले शल प्रत्याहार में आने वालों का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए, या आपसे पूछे श श स ह का, श श श ह का अभ्यंतर प्रयत्न बताइए, तो क्या बताएंगे, इसका अभ्यंतर प्रयत्न ऊष्म वर्ण, इनके उच्चारण में मुख थोड़ा खुला, थोड़ा खुला, थोड़ा खुला यानी ईशत मतलब थोड़ा, विवृत यानी खुला। फिर पूरा खुला विवृत किसका होता है, सभी स्वर, सभी स्वर अ आ ई ऊ एक सारा पूरा मुंह खुला रहता है, तो सभी स्वर। और आपका एक लास्ट समवृत्त, समवृत्त किसका हुआ, आप कहेंगे हरस्व अ का। अब आपसे बाह्य प्रयत्न से सवाल बनता है, जैसे बोलेगा क वर्ण का बाह्य प्रयत्न बताइए। अब एक किसी भी व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, 4 बाह्य प्रयत्न कैसे होंगे भाई, क जो है या तो इन दोनों में से किसी एक में आएगा और इनके साथ इन दोनों में से किसी एक में, तो यहाँ ये रहा क, इसमें आया तो इसके 3 हो गए, विवार श्वास अघोष, अल्प प्राण महाप्राण में से किसी एक में, तो ये रहा अल्प प्राण। तो मैं क्या लिखूंगी, इसका बाह्य प्रयत्न 4 हो गए, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण। अब आप कहोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देखोगे क कौन सा वर्ण है, वर्ग का पहला, फिर आपको याद आएगा कि वर्ग का पहला और दूसरा तो विवार श्वास अघोष थे। ठीक है, फिर आपको याद रहेगा अल्प प्राण महाप्राण में क्या था, अल्प प्राण का नंबर 1 3 5 और य व र ल इसके साथ, और महाप्राण का नंबर 2 और 4, ये तो 1 है तो ये अल्प प्राण, ऐसे याद आएगा। आपसे पूछे इस श का बाह्य प्रयत्न बताइए, ये श कहाँ आएगा, तो हमने कहा वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श का विवार श्वास अघोष, तो मैं यहां लिख दूंगी, ये याद होना चाहिए आपको, तभी आप बताएंगे विवार श्वास अघोष। अब अल्प प्राण या महाप्राण, तो ऊष्म वर्ण हमारे महाप्राण है, इनके बोलने में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो मैं इसको महाप्राण कर दूंगी। आपसे बोलेगा ह का बताइए बाह्य प्रयत्न, ह कहां पर आया था, तो इसने विवार श्वास घोष में नहीं आया क्योंकि वहां सिर्फ 3 श आए थे, ह को छोड़ दिया, तो ये आ गया था इधर सनवार नाद घोष, सनवार नाद घोष। सनवार नाद घोष में क्या क्या आता है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ह और हमारे अंतस्थ वर्ण य व र ल, तो ये हम लिख देंगे। और अल्प प्राण या महाप्राण, तो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण महाप्राण में आएगा। य पूछे य व र ल कहाँ आते हैं, तो भाई सनवार नाद घोष, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पहला दूसरा तीनों श, इसके अलावा जो कुछ बच गया वो सनवार नाद घोष, तो ये भी सनवार नाद घोष, क्योंकि ये ना तो पहला दूसरा है ना ही तीनों श में से कुछ है। अब अल्प प्राण या महाप्राण,
तो अल्प प्राण, क्योंकि अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा 135 प्लस यवर तो अल्प प्राण। ऐसे आप हर वर्ण का उच्चारण स्थान और प्रयत्न बता सकते हैं। यहीं से आपको 2-3 सवाल यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं वहां से इसमें सवाल बनता है। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन को मैं यहीं विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।